हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आपका चल रहा है समतल में गति। ठीक है, कौन सा चैप्टर बच्चों? समतल में गति। आपके एनसीईआरटी बुक में कौन सा चैप्टर है, मिलान कर लें। बाकी आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं औसत वेग, साथ में औसत त्वरण, कितना फार्मूला होता है, इसका परिणामी कैसे निकालते हैं, इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सबसे पहले हम वेग की बात करते हैं। जब किसी वस्तु की गति एक निश्चित दिशा पे होती है, मतलब एक निश्चित दिशा पे कोई वस्तु गति कर रहा होता है, तो एक निश्चित समय में जितना दूरी तय करता है तो उसका वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि, इसमें दिशा होती है, इसलिए तो औसत वेग यहाँ पर हम सदिश के फॉर्म में निकालते हैं। वैसे यदि वेग की बात करें तो वेग तो है समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन, अर्थात कितना दूरी तय करता है एक निश्चित दिशा में। और जब कई सारे वेग हो जाते हैं तो फिर वहां पर निकाला जाता है औसत वेग। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हैं, सबका आयु अलग अलग है, तो फिर औसत आयु निकाल करके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? विस्थापन बटे समय, ये तो सबको पता है। दूरी बटे समय की जगह विस्थापन बटे समय निकाल सकते हैं। वहीं पे जब औसत वेग की बात आ जाती है तो चूंकि अभी यहाँ पर वेग बराबर मैं आपसे कह दूं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है बच्चों? विस्थापन बटे समय, ये आपका वेग कहलाता है। और वहीं पे जब औसत वेग आ जाता है, क्या आ जाता है? औसत वेग। तो औसत वेग का हो जाता है आपका कुल जो आपका विस्थापन हुआ। ठीक है, ये विस्थापन से निकालेंगे। कुल विस्थापन, क्या? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, मतलब समयांतराल। ठीक है, ये आपका हो जाता है औसत वेग। यानी किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को, उस वस्तु का हम औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और कुल समयांतराल को, उसका हम औसत वेग कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाना पड़ेगा कि विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं अपन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूंगा तो क्लियर भी हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर डायग्राम में आप समझेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा एक अक्ष है, समतल में पूरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये दूसरा अक्ष है, ये एक्स है बच्चों, और ये वाई है। यहाँ पर आपका मूल बिंदु है। और इस समतल में कोई दो पॉइंट है। एक ये हमारा बिंदु P है, P पर एक्स वाई हमारा स्थित है। और जब कोई वस्तु गति करके यहाँ तक पहुँचा तो वो P डैश पर पहुँच गया, वहाँ पर स्थित उसकी एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं कि P की जो स्थित सदिश है वो वेक्टर R है, वेक्टर R है। वहीं पे जब मैं P डैश की बात करूं तो ये वेक्टर R डैश है। ओके, अब इसके विस्थापन की बात करूं, P से P तक का विस्थापन जो है वो आपका हो जाएगा डेल R। क्या हो जाएगा बच्चों? डेल R। क्या हो जाएगा? डेल R। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिलहाल इतना क्लियर है। जैसे मैं बात करूं कि जो डेल R है वो कि कैसे निकलेगा, ये आपका वेक्टर R माइनस वेक्टर R से, ये इसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर कराया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, इसको मैं निकाल कर भी बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना होगी। जैसे देखिए, मैं आपसे कह दूं कि इसकी स्थित सदिश, इसकी स्थित सदिश कितनी हो जाएगी? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये हमारे इसकी स्थित सदिश हो जाएगी। इसकी स्थित सदिश हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको यदि आप थोड़ा सा अरेंज करो तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वाई डैश माइनस वाई जे कैप। इसको हम बोलते हैं डेल एक्स आई कैप और डेल वाई जे कैप, मतलब दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ सूक्ष्म वैल्यू आया होगा, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ये आपका निकल कर आ गया डेल R, यानी कुल विस्थापन का एक फार्मूला निकल कर आ गया ना। कुल विस्थापन के लिए है, विस्थापन की बात कर रहा हूं मैं, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। तो जब इसका मैं समय अंतराल निकालूंगा तो समय अंतराल डेल टी करूंगा, तो यहाँ पे समय अंतराल में डेल टी का भाग कर दूंगा, कुछ है ही नहीं है। अब इसको अलग अलग करूंगा, डेल एक्स बटा डेल टी आई और डेल वाई बटा डेल टी जे। ये भी हमारा दूरी बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय क्या है? वेग है। लेकिन ये एक्स अक्ष में है तो भी एक्स हो जाएगा, ये वाई अक्ष में है तो भी वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। चाहो तो इसे आप एक लंबा टर्म खींच सकते हो और चाहो तो आप एकदम आसानी से कर सकते हो। तो ये समझाना जरूरी था भाई। इस बिंदु के लिए इसका स्थित सदिश मैं आपसे कह देता कि वेक्टर ओपी बराबर, तो आप कहते हैं सर एक्स आई प्लस
वाई जे। यदि मैं कह देता कि वेक्टर ओपी डैश बराबर कहो तो भैया आप कहोगे एक्स आई आपका हो जाएगा और वाई जे कैप हो जाएगा, लेकिन ये डैश में हो जाएगा ये चीज। अब दोनों का डिफरेंस निकालो तो विस्थापन सदिश निकल कर आता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि भाई जो हमारा औसत वेग कैसे निकलता है, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। विस्थापन कैसे निकला ये हमने आपको बताई दिया, विस्थापन कैसे निकला, कुल समय अंतराल डेल टी है, ठीक है। तो आप x बटा डी टी कर दो और y बटा भी डी टी कर दो, तो आपका विस्थापन ये x अक्ष के लिए विस्थापन है, ये y अक्ष के लिए विस्थापन है, तो ये x अक्ष के लिए वेलोसिटी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये y अक्ष के लिए वेलोसिटी हो जाएगा, ये चीज होती है बच्चों। तो औसत वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। गणितीय रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। यदि कुल विस्थापन कितना डेल आर है, समय कितना डेल टी, तो आपका औसत वेग हो जाएगा डेल आर अपान डेल टी। वो चीज आपको मैंने समझाई दिया जो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों, इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, चूंकि मैंने कहा डेल आर का मान कितना होता है, यहां पर देखो आप जरा, डेल आर का मैंने कितना कहा, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जी, डायरेक्ट यहां पर लिख दिया डायरेक्ट। भाई अब मैंने विस्थापन सदिश आपको कराया है, इसलिए तो मैं आप लोगों से सभी से महानुभावों से, मेरे छोटे भाई बहन सबसे विनती करता हूं कि प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो जो है ना वो बहुत काम की चीजें होती है। अब भाई इसमें मैंने कहा कि भाई साहब मेरा तो विस्थापन था, ये क्या था, विस्थापन था, डेल एक्स आई बटा डेल टी जी। अब मैं जब उसका औसत वेग निकालूंगा, एवरेज वेग, तो औसत वेग क्या कहता है कि कुल समय अंतराल बटा कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, ये चीज है। अगर अलग अलग करोगे डेल एक्स बटा डेल टी डेल वाई अपन डेल टी, ठीक है, तो फिर भैया ये आपका एक्स अक्ष के लिए वेग हो गया, वाई अक्ष के लिए ये चीज निकल कर आ गया। बस तात्क्षणिक वेग जो निकल कर आता है किसी विशेष समय में, मतलब बहुत अल्प समय में जो आपका वेग निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास जो वेग निकल कर आया था, वेग हमारा क्या है, वेग हमारा क्या है बच्चों कि विस्थापन बटे समय अंतराल, यही तो वेग है, यही तो वेग है। तात्क्षणिक के लिए यदि हम निकालेंगे, बहुत अल्प समय लिमिट लगाएंगे, डेल टी का मान बिल्कुल 0 के बराबर हो, डेल आर अपान डेल टी, ठीक है, तो इसको हम डी आर अपान डी टी भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो ये तात्क्षणिक के लिए, बहुत अल्प समय के लिए। अच्छा, यहां पर वेग का परिमाण कितना होगा, भाई वेग का परिमाण भी तो होना चाहिए, भाई वेग का परिमाण कितना होगा, तो फिर परिमाण के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि परिमाण कैसे निकालेंगे बच्चों। बस कुछ भी नहीं होगा, जब भी यदि वेग का परिमाण पूछा जाए तो मेरे पास जैसे मान लीजिए औसत वेग आ गया, वी एवरेज आ गया, ठीक है, वो कितना है आपके पास, वी एक्स आई ये वेक्टर है प्लस वी वाई जे ये वेक्टर है। तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आपका परिमाण निकालने का फार्मूला है। लिख लेना, नोट कर लेना, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। और यदि दोनों वेग दे के रखें और इस एक्स अक्ष के साथ कोण निकालना है तो ये फार्मूला लगाना, tan थीटा बराबर वी वाई अपान वी एक्स। यहाँ से थीटा का मान निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स वी वाई अपान वी एक्स। ये लो बच्चों, ये नोट कर लिया करो, अलग से कोई समझाने नहीं आएगा कि भाई साहब ये अलग से कोई समझाने आए, ठीक है। अब बात करते हैं औसत त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो अभी वेग समझ लिया तो त्वरण आसानी से समझेगा कि भाई किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं ना। समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात ही उसका क्या होगा बच्चों, औसत त्वरण होगा। यहां पर देखिएगा, मैं यदि कह दूं कि त्वरण को ए से दर्शाते हैं, यहां पर ए भी लिखने का मतलब एवरेज त्वरण, समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, डेल वी, ठीक है, डेल वी समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि अभी आपने कहा या सीखा वेक्टर v का मान कितना होता है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये आपने अभी पढ़ा और इधर आप डेल टी कर दिए। अब इसको चाहो तो अलग अलग कर दो, अलग अलग तो कर सकते हैं ना, कि डेल वी एक्स आई, ठीक है, प्लस डेल वी वाई जे कैप अपान डेल टी, ठीक। अब x के साथ अलग कर दो तो डेल वी एक्स आई अपान डेल टी, और बच्चों डेल वी वाई जे अपान डेल टी। अब x अक्ष में वेग में परिवर्तन,
तो x अक्ष के लिए त्वरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा त्वरण, और ये y अक्ष के लिए हो जाएगा तो ए वाई जे कैप हो जाएगा। तो ये आपका आ गया औसत त्वरण का फार्मूला। औसत त्वरण का फार्मूला मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन होगी, तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाता है? औसत त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण किसे बोलेंगे भाई? औसत त्वरण समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। ये डेल टी समय है, समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन होता है वो उसका औसत त्वरण कहलाता है। यहाँ पर आपका हो गया वेक्टर ए वी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यदि इसका परिमाण कोई निकालने के लिए बोले, न्यूमेरिकल आ जाए कि वेक्टर ए बी का परिमाण निकालो, तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, अंडर रूट लगाकर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, परिमाण निकल कर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो औसत त्वरण देखिए आप लोग, वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात औसत त्वरण। भी का वी एक्स आई प्लस वी वाई जे आपने भी देखा ही है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर आई और जे लगा है, इसका मतलब ये वेक्टर ही है, सदिश ही है। ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर दिया तो डेल वी एक्स अपान डेल टी, डेल वी वाई अपान डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये एक्स अक्ष के लिए आपका त्वरण हो जाएगा और ये वाई अक्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए एक्स बराबर डेल वी एक्स अपान डेल टी माना है, यहाँ पे ये डिनोट किया गया है, ये आपका औसत त्वरण आ गया। अब वही चीज जिस प्रकार से तात्क्षणिक वेग निकल कर आता है, तात्क्षणिक त्वरण भी आता है किसी एक विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर, मतलब वहां पर समय बिल्कुल बहुत जीरो हो, समय बिल्कुल बहुत जीरो हो, विशेष समय पर उसका त्वरण तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक, क्षणिक, अल्प समय के लिए जो त्वरण होगा वो तात्क्षणिक त्वरण होगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अल्प समय के लिए जो त्वरण होगा वो तात्क्षणिक त्वरण होगा। बहुत ही अल्प समय के लिए, अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए जो त्वरण होगा वो आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ए बराबर हो जाएगा डेल वी अपान डेल टी। इसके आगे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, लंबा चौड़ा कहानी और बहुत है। हालांकि पूरा मैं आपको दिखा देता हूं कि डेल वी अपान डेल टी हो गया, लिमिट में यदि लगाएंगे तो डेल वी का मान रख देंगे, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। फिर इसको अलग अलग करेंगे, फिर ये अपना प्रोसेस आएगा। ठीक है, ये आपका ए एक्स हो जाएगा एक्स के लिए, ए वाई हो जाएगा वाई के लिए, और हम परिमाण निकालेंगे तो ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस मतलब बाई के अक्ष में ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हो चुका हमारा औसत त्वरण का परिमाण। ठीक, ये हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे फिर आपसे ना बने, तो बस यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे समझा दूं। बाकी जो मुख्य रूप से थ्योरम है वो तो आपको कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और इस चैप्टर के लगातार आपको वीडियोज मिलेंगे, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा बता देता हूँ, अपना पर्सनल नंबर 9685299149। क्या है बच्चों? 9685299149, 9685299149 कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं नोट्स लेकर के, और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।